हाँ बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सूचक के बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो के अंदर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म देखते हैं हम। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे अम्ल की धातु से अभिक्रिया। ठीक, धातु से अभिक्रिया। देखिए बच्चों, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ मात्रा में हमने तनु H2SO4 लिया। तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें हमने थोड़े से जस्ते के टुकड़े डाले, जिंक के टुकड़े इसमें डाले। ये जिंक इस अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो देखते हैं इसकी अभिक्रिया। Zn प्लस H2SO4। करेक्ट। देखिए, ये जिंक इस यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा के सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेता है और क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस प्रकार ने देखा, धातु की जब अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होते हैं और साथ में गैस प्राप्त होती है। करेक्ट, हाइड्रोजन गैस। तो ठीक है, तो ये हमेशा पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि धातु की अम्ल से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, यदि इस हाइड्रोजन गैस को हम साबुन के पानी में, अगर हम साबुन के पानी में, ये मान लीजिए साबुन का पानी है, साबुन का पानी, ठीक है, यदि इस हाइड्रोजन गैस को, H2 गैस को हम साबुन के पानी में प्रवाहित करें तो भी हम देखेंगे हमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। H2 के बुलबुले हमें बनते हुए दिखाई देंगे। यदि इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई कोई दिया सलाई लेके जाएं तो ये बुलबुले एक पॉप साउंड के साथ में, पॉप ध्वनि के साथ फटते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास में जब दिया सलाई ले जाते हैं तो किस प्रकार की ध्वनि निकलती है? पॉप ध्वनि निकलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हमारा पहला रासायनिक गुणधर्म है। देखिए, हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं हम क्षार की धातु से अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, हमने जस्ते की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, और कुछ हमने इसके अंदर जस्ते के टुकड़े लिए। तो जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ देखते हैं क्या अभिक्रिया होती है। ये जस्ता इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? ये सोडियम जिंकेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी देता है। H2 गैस हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धातु की जब क्षार से क्रिया करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। करेक्ट। पहले इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। देखिए, यहाँ क्रियाफल में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ठीक है, क्रियाकारक में ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो यहाँ हम कम नहीं कर सकते, यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस पूरे फार्मूले को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2। करेक्ट, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। यहाँ सोडियम क्रियाकारक में कितने हैं? 2, क्योंकि ये 2 पूरे फार्मूले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सोडियम कितने हो गए? 2। क्रियाफल में कितने सोडियम है? 2, सोडियम बैलेंस है। जिंक क्रियाकारक में कितना है? 1।
जिंक के एटम एक है, क्रियाफल में एक है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ दो हैं, देखिए पूरा टू पूरे फार्मूले से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दो ये दो, तो इस प्रकार ये समीकरण कैसा हो गया हमारा, बैलेंस समीकरण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जस्ते की धातु की जब क्षार से क्रिया करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, करेक्ट। देखिए बच्चों कि सभी धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करती, कुछ धातु ही अभिक्रिया करती है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये आपको याद रखना है कि सभी धातुएं क्षार से अभिक्रिया नहीं करती, कुछ ही धातुएं अभिक्रिया। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। देखिए इसको। हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट अगला रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म हमारा अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक है। देखिए अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, तो यहाँ हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक है, और धातु कार्बोनेट के रूप में हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया, करेक्ट। अम्ल और धातु कार्बोनेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या क्रियाफल के रूप में प्राप्त होगा वो यहाँ देखते हैं। देखिए ये सोडियम इस क्लोरीन को अपने साथ में ऐड करता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड, करेक्ट। ये हाइड्रोजन इस CO3 में से एक ऑक्सीजन को लेके बनाती है जल, करेक्ट। यहाँ से एक ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी तो CO3 CO2 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होती है, CO2 प्राप्त होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है, और CO2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है, साथ में हमें जल प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए हाँ बच्चों, अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन के एटम है क्रियाफल में। क्रिया कारक में कितने एटम है, 3 एटम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ सोडियम कितने हैं क्रियाफल में, 1। क्रिया कारक में कितने हैं सोडियम के एटम, 2, ये 2 है, तो अब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अब इस 2 को कम नहीं कर सकते, यहाँ हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस पूरे फार्मूले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरे फार्मूले को मल्टीप्लाई करने पर सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए, ओके। लेकिन यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई, 2, क्योंकि पूरा फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई, तो क्लोरीन कितनी हो गई, 2। यहाँ क्लोरीन कितनी है, 1, ठीक है, तो यहाँ 1 है, तो हम पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई, अब 2, साथ में हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, करेक्ट। तो इस प्रकार बच्चों अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाने पर हमें लवण मिलता है, जल मिलता है और CO2 गैस मिलती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अगली हम रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, अम्ल की धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया। देखिए हम यहाँ अम्ल के रूप में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और धातु हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में हमने NaHCO3 को लिया, धातु हाइड्रोकार्बोनेट। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो क्रियाफल के रूप में हमें क्या मिलता है वो यहाँ देखते हैं। देखिए बच्चों, ये सोडियम इस क्लोरीन को अपने साथ में ऐड करता है और ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, करेक्ट। प्लस ये हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर के बनाते हैं जल, करेक्ट।
अब यहाँ CO3 में से एक ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी, तो ये क्या बच जाएगी CO2, तो ये बन जाती है CO2 गैस। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ, CO2 गैस प्राप्त हुई और साथ में क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। करेक्ट। तो इस प्रकार हमने देखा अम्ल की धातु हाइड्रोकार्बन से क्रिया करवाते हैं तो हमें लवण मिलता है, जल मिलता है और CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है। देखिए, हाँ बच्चों, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। ठीक है। देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बैलेंस मिलेगी आपको। ठीक है। हाँ बच्चों, देखिए ये जो CO2 गैस होती है, अगर इस CO2 गैस को हम CaOH होल ट्वाइस, ये है चूने का पानी, चूने का पानी, अगर इस CO2 गैस को हम चूने के पानी के अंदर प्रवाहित करें, इस CO2 गैस को अगर इस चूने के पानी के अंदर प्रवाहित करें तो हमें क्रियाफल के रूप में क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। देखिए ये CO2 यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके किसमें बदल जाएगी, CO3 में, और Ca को अपने साथ जोड़ लेगी, CaCO3। ठीक है। देखिए दोबारा, ये CO2 यहाँ से एक ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड करेगी, किसमें बदल गई, CO3 में, और ये CO3 इस कैल्शियम से मिल करके ये CO2 एक ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड करेगी और CO3 में बदल जाएगी, और ये CO3 इस कैल्शियम से ऐड होकर CaCO3 बनाएगा। साथ में ये दो हाइड्रोजन के एटम, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का एटम जो शेष रह गया था वो। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है। ये जो जलीय विलयन होता है ये दूधिया रंग का होता है, दूधिया रंग का, जैसे कि बोतल में यदि भरेंगे तो हमें ऐसे लगेगा दूध भरा हुआ है। ठीक है, दूधिया रंग का होता है। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में इस CO2 गैस को और प्रवाहित करें, इस विलयन में इस CO2 गैस को और ज़्यादा प्रवाहित करते रहें, तब क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए पहले क्रियाकारक के रूप में ये उदाहरण लिखेंगे हम, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। इसमें हमने क्या प्रवाहित की, CO2 गैस। तो देखते हैं हम, CO2 गैस को इस विलयन में प्रवाहित करने पर हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि रंगहीन होता है। ठीक है, और पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। देखिए बच्चों, तो कहने का मतलब जब CO2 गैस को चूने के पानी प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन मिलेगा। इस जलीय विलयन में जब ये CO2 गैस और ज़्यादा प्रवाहित करते हैं, देखिए यहाँ ज़्यादा प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट रिसीव होता है। देखिए हाँ बच्चों, कई बार एग्जाम के अंदर इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो इसलिए ध्यान से देखिए इसको। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारी अगला गुणधर्म है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए बच्चों, इसके नाम से पता चल रहा है उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर हम प्रबल अम्ल, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक प्रबल अम्ल होता है, यदि इसकी क्रिया हम प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार से करवाएं, कहने का मतलब जब प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया करवाएं तो देखिए क्या बनता है वो हम यहाँ देखते हैं। ये सोडियम इस क्लोरीन को अपने साथ में ऐड करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। करेक्ट। और ये OH आयन इस हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करके क्या बनाते हैं, H2। करेक्ट। तो इस प्रकार आपने देखा प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया करवाने पर हमें क्या मिला, लवण मिलते हैं
और साथ में क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है। करेक्ट। लेकिन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये अम्ल इस क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है, प्रभाव को समाप्त कर देता है, समाप्त। और ये क्षार इस अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है। और जो हमें लवण प्राप्त होता है, ये लवण हमें उदासीन लवण प्राप्त होता है। ठीक है, उदासीन, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया तो लवण कैसा मिला, उदासीन। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या रखा गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो ये रिएक्शन आपको उतारनी होती है। ठीक है। तो उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब वह अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, और लवण व जल बनाते हैं। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण और जल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, ऑक्साइड धातु। हाँ बच्चों, देखिए अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ हम अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं। करेक्ट। और धातु ऑक्साइड के रूप में हम यहाँ कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं। जब अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कॉपर ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो हमें, हाँ बच्चों, देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्रियाफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। देखिए ये कॉपर इस क्लोरीन से ऐड होकर के जुड़ करके CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनाता है। करेक्ट। और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके जल बनाते हैं। तो इस प्रकार हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। करेक्ट। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कॉपर ऑक्साइड से धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं और साथ में जल प्राप्त होता है। ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं ये अम्ल है। इस अम्ल की जब हमने इस पदार्थ से क्रिया करवाई तो हमें लवण और जल मिला। तो लवण और जल मिल रहा है, इसका मतलब ये जो पदार्थ है इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। क्यों? क्योंकि ये क्षार इस अम्ल से क्रिया करके क्या दे रहा है हमें, लवण और जल। और हमने अभी देखा था अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तब हमें लवण और जल मिलते हैं। तो यहाँ अम्ल इस पदार्थ से क्रिया करके लवण और जल दे रहा है, इसका मतलब ये पदार्थ कैसी प्रकृति का हो गया, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है। तो हाँ बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया करने पर हमें लवण और जल मिला। तो ये जो धातु ऑक्साइड है ये किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है। क्योंकि इसकी क्रिया अम्ल से करवाने पर लवण और जल मिल रहा है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। क्योंकि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल मिलता है। ठीक है। तो यहाँ ये अम्ल इससे क्रिया कर रहा है इस पदार्थ से, तो इसकी प्रकृति क्षारीय हो गई। ठीक है। देखिए इसको, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि
सभी धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण नोट हमें यहाँ पे रिसीव होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अगला और लास्ट रासायनिक गुणधर्म हम देखते हैं। क्षार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। ओके, क्षार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो देखिए, हम यहाँ क्षार के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूने का पानी। करेक्ट। चूने का पानी जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए ये हमारा क्षार हो गया। और अधातु ऑक्साइड के रूप में हम CO2 गैस को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अधातु ऑक्साइड। अब हमने अभी पिछली टॉपिक में देखा था कि अब CO2 गैस को चूने के पानी में जब हम प्रवाहित करते हैं तो ये CO2 यहाँ से एक ऑक्सीजन को ऐड करके CO3 में बदल जाएगा, और ये CO3 इस कैल्शियम को अपने साथ में ऐड करके CaCO3 बनाता है। करेक्ट। और साथ में हमें प्राप्त होता है जल। ठीक है, तो हमें यहाँ चूने के पानी की अर्थात क्षार की अधातु ऑक्साइड से क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त हुआ? लवण प्राप्त हुआ, और साथ में हमें जल प्राप्त हुआ। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए ये क्या है? क्षार। इस क्षार की इस पदार्थ से क्रिया करवाने पर हमें लवण और जल मिला। तो ये जो पदार्थ है इसकी प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय प्रकृति। ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का है, जब भी तो इस क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाया, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? लवणीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, सॉरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये थे हमारे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, एग्जाम में ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लिख के देखें। हाँ बच्चों, एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि क्षार जो होते हैं, क्षार धातु हाइड्रोकार्बोनेट व धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये बात आप याद रखिएगा, करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। करेक्ट। तो इस वीडियो में आज हमने देखा अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। आज हम इतना ही करेंगे। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए।